आज तुलसी वाटिका होटल में प्रदेश अध्यक्ष साहब का आगमन हुआ है और बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे सीनियर नेता मरहूम आरिफ जमान साहब की मौत हो गई थी। उसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष साहब का आगमन हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब के द्वारा संबोधन होगा। सेक्शन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान 23 दिसंबर 2023 को आरिफ जमान जो MIM के संयोजक थे उनकी हत्या हो गई थी और आज उन्हीं के परिवार से मिलने के लिए सर्वर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आ जाए। अध्यक्ष हैं और सभी MIM के और मीडिया भाइयों से गुजारिश है कि अपनी अपनी पोजीशन ले लें और कुछ ही देर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहब का प्रेस वार्ता होगा। पहले खिताब होगा कि पहले कॉन्फ्रेंस डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। ये खिताबी कोई मौका नहीं है और वहीं से बोलेंगे जी। सर का कहाँ से करें? यहाँ ज्वाइन कराना आप बैठे अलग अंदाज के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। और ये इस वक्त का प्रेस वार्ता आप सिवान के तुलसी वाटिका से देख रहे हैं, जहाँ पे अख्तरुल ईमान साहब का आगमन हुआ है सिवान के तुलसी वाटिका में। और 23 दिसंबर 2023 को आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई थी। उसी के लिए आज अख्तरुल ईमान साहब का आगमन हुआ है और ये प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहेंगे आप लोगों के लिए सुनाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों से अपील है आप लोग इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। MIM के बड़े बड़े नेता इस मंच पर बैठे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब के बगल में सलाम मुखिया बैठे हैं, जो कि पूर्व विधान सभा के प्रत्याशी रह चुके हैं गोपालगंज से। और उनके बाजू में जो बैठे हैं वो आदिल हसन साहब हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के। और ये जो सामने के गैलरी में जिन्हें भी देख रहे हैं वो सब MIM के बड़े और कद्दावर नेता हैं। हेलो शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है। शहादत का जुनून जज्बे ईमान बनता है। मोहब्बत अमन और इंसाफ की पहचान बनता है। कलेजा शेर का चीते की फुर्ती जिस्म इंसान का जो एक हो जाए तो अख्तरुल ईमान बनता है। मौलाना मजहरुल हक और राजेंद्र बाबू की
इस धरती पर मैं खातिन मजलिस आपके बीच डॉक्टर शमीउल हक चंपारण की उस जरखेज गांधी की कर्मभूमि से सिवान आया हूं और ये हमारी पार्टी की एक मीटिंग के साथ साथ हमारे बीच से हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मरहूम जनाब आरिफ जमाल साहब की जो मौत हुई, उनकी शहादत को सलामी देने के लिए हमारे सारण, पटना, चंपारण और पूरे लोग हमारे यहाँ जमा हुए हैं और उनके परिवार को इंसाफ देने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तक चल करके आए हैं। तो मैं सिवान की इस धरती पर उनका खैर मकदम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव और एक खातिन की हैसियत से करता हूं। और चूंकि ये वक्त नहीं है कि हम लोग ज्यादा कुछ कर पाए, चूंकि ये मोहब्बत है हमारे बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कि एक मजलिस का कार्यकर्ता की अगर मौत होती है तो मौत तो सिवान में होती है, लेकिन दर्द उसका हैदराबाद तक जाता है। और अति व्यस्तता के बीच में हमारे जनाब प्रदेश अध्यक्ष सदर बिहार माननीय एमएलए अख्तरुल इमान साहब नहीं आ पाए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए और उनका साथ देने के लिए सिवान से और चंपारण से लोग चल करके आए हैं। और मुझे ऑर्डर मिला है कि इस प्रोग्राम को शॉर्ट ही रखा जाए। तो सबसे पहले मैं दावत देता हूं सिवान के हमारे जिलाध्यक्ष मोहम्मद सरवर इमाम साहब को कि वो मंच पर आए और चूंकि वक्त कम है तो कुछ हमारे पार्टी का, हमारे युवा लोग और कुछ हमारे बुजुर्ग भी पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सरवर इमाम भाई मंच पर आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब और प्रवक्ता और यूथ के अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। और आप चाहे 12 बजे रात में भी फोन कीजिए, 2 बजे रात में भी फोन कीजिए, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि आदिल भाई नींद उनको आती है या फिर नहीं आती है। और खासकर बिहार की जो हालत है और बिहार में जो बढ़ता हुआ अपराध है, उससे एक जिम्मेदार नौजवान को नींद आ भी नहीं सकती। तो मैं चाहूंगा कि सरवर इमाम भाई मंच पर आए और मैं कुछ लोगों का नाम बुलाना चाहूंगा कि वो लोग आकर के मजलिस के सदस्यता को ग्रहण करें। हमारे दोनों शेर जो हैं स्टेज पर बैठे हुए हैं, साथ ही में खैर मकदम हमारे सारण के प्रभारी असलम भाई भी हैं, हमारे गोपालगंज के फरहान भाई हैं, वसीम भाई हैं, चंपारण से हमारे चल करके आए हुए नसीम अख्तर साहब हैं, शेख सराज साहब हैं, आशिफ साहब हैं, इस्माइल साहब हैं। तो स्टेज पर आपके बीच आपके ही जिलाध्यक्ष सरवर इमाम साहब आ चुके हैं और मैं पहला नाम चाहता हूं कि बिना देर किए इंजीनियर फरहान अहमद साहब, जो सिवान के रहने वाले और युवाओं में काफी लोकप्रिय और काफी मजबूत आदमी हैं, जनाब इंजीनियर मोहम्मद फरहान साहब आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से अपना सदस्यता लें। ये इससे पहले भी आर्मी में थे और पूरे सीमान में जितने लोग प्रिय हैं, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी को मौलाना आलम नूरी साहब, मौलाना आलम नूरी साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के हाथों से सदस्यता लेते हुए
जनाब मोहम्मद अली नूर साहब जो सिवान से ही बिलोंग करते हैं। मोहम्मद अली नूर साहब जो सिवान में बहुत कर्मठ और बहुत मशहूर आदमी है। चौथा नाम मैं चाहूंगा कि जो गोपालगंज से चल करके आए हुए हैं और यहाँ सारण के प्रभारी और गोपालगंज के यूथ अध्यक्ष फरहान साहब भी हैं, तो वो नाम है मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब का, जो गोपालगंज से चल करके आए हुए हैं। और हमें इन बुजुर्गों के साए में भी रहना है ताकि वक्त पे वक्त हमारी कमियां ये दूर करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। और मोहम्मद महताब आलम साहब से मेरी गुजारिश है कि सिवान के जमीन और आलिम शख्सियत मौलाना महताब आलम साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब और जनाब आतिफ हसन साहब के हाथों से हमारे सारण प्रभारी असलम भाई, जिन्होंने इस पार्टी को, जो लोग सोचते थे कि ये पार्टी सिर्फ सीमांचल तक है, अब पूरे बिहार में लाने का श्रेय हमारे असलम भाई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमाम साहब का। मैं एक नाम रखना चाहता हूं, जनाब शाहनवाज खान साहब जो हमारे बीच हैं और सोशल मीडिया प्रभारी सीमान, इनको बनाया गया है हमारे जिलाध्यक्ष के हाथों से। और मैंने अभी अभी सुना ये बहुत अच्छे वक्ता भी है, मेरी इनसे पुरानी जान पहचान नहीं है, क्योंकि हम लोग मजलिस के लोग हैं, झूठ तो बोलते नहीं है। मैं आज ही इनसे मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे बीच एक अच्छे वक्ता भी हैं। मैं उस शख्स का नाम अभी रखने जा रहा हूं जिसको मैं इस पार्टी के में आने से पहले नहीं जानता था, और ये सिवान के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनको मुबारकबाद पेश करते हुए हमारे जनाब परवेज तिवारी साहब, जो मजलिस के कामों में ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। इनके दिल के जो जज्बात हैं उनसे हम लोग वाकिफ रहते हैं। जनाब हमीद शाह साहब जो जिला सचिव सिवान के बनाए गए हैं, जनाब हमीद शाह साहब, मैं चाहूंगा कि सिवान के जिलाध्यक्ष महोदय उनको पार्टी ज्वाइन अपना कराए प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों। मैं चाहूंगा कि जो लोग बैठे हुए हैं वो कम से कम तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे हौसला की अफजाई करें, और एक जोरदार ताली इनके लिए बनता है, इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम कि इन्होंने मजलिस की सदस्यता ली। और एक शायर का शेर मुझे याद है, फोटो ले लीजिए सर। वक्त की कमी है और चूंकि ठंड का मौसम है और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे नौजवान, हमारे युवा जिनको सुनना चाहते हैं और जिनको पसंद करते हैं, मैं चाहूंगा कि बिना देर किए आपके बीच से जनाब आतिफ हसन आजाद साहब, हमारे एक बड़े प्रवक्ता और युवा अध्यक्ष। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों, क्योंकि हम गम में शरीक होने आए हैं। आरिफ जमाल साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला के संयोजक रहे, यहाँ के फाउंडर मेंबर रहे। मुझे याद है CANRC का जो कारवां यहाँ पर आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ था, आपके यहाँ जो शाहीन बाग लगा था, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर वो शख्स थे और पार्टी को यहाँ मजबूती से फैलाया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना दिन भी रहा, MIM सीवान में खाली नहीं रहा। इसमें सबसे बड़ा योगदान आरिफ जमाल साहब का है। और उसके साथ मेरे याद है परवेज सिवानी साहब भी थे और पूरी टीम थी। मैं असलम साहब का, नसीम साहब का, शमीम साहब का, छपरा से आए मेरे भाई लोग का, फरहान साहब का, वसीम भाई का, गोपालगंज से शुएब साहब का, तमाम लोग का इस्तकबाल, क्योंकि रियासती सदर उस दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम था तो इसलिए नहीं आ पाए थे। और क्योंकि लगातार फ़ोन पर टच में थे, उन्होंने DGP होम सेक्रेटरी से मुलाकात भी की और SP से बात किया, DM से बात किया कि हमारा ईमान कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर है, कि हम तो मौत और हम तो मजलिसी हैं और हम मोमिन हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सत्ता हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, उससे डरने वाले नहीं। MIM का सिपाही जहाँ भी रहेगा मजबूती से रहेगा। और मुझे यकीन है और अल्लाह मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और आरिफ जमील शहीद हुआ है, आरिफ जमाल साहब शहीद हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, खुद अख्तरुल ईमान साहब चल कर आए। बैरिस्टर साहब ने उनके वालिदैन से बात की, उनके भाई से बात की, और जो MIM की तरफ से मदद होगी इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। चाहे MIM का कोई भी सिपाही पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ होता है, मुझे फ़ख्र है कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में अख्तरुल ईमान साहब उसके साथ खड़े रहें और दूसरे पार्टी के साथ भी खड़े रहें। काशिफ खलील रिजवी बेगूसराय में जदयू के थे, माइनॉरिटी के दरभंगा के जिला अध्यक्ष के साथ हुआ वाकया, राजद का हुआ गोपालगंज में, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने हमेशा उस बात को उठाया, इसीलिए वो गए भी थे और हम उस गम में शरीक हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये कारवां बढ़ते रहेगा। एक आरिफ जमाल लोगे, आदिल हसन को लोगे, जितना को लोगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्लाह ने चाहा क़यामत की सुबह तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग जिनके लिए जमा हुए हैं, मैं बिना देर किए आपके बीच से दूरी बनाते हुए मैं हमारे जनाबे सदर बिहार और माननीय MLA अमौर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को आपके हवाले करता हूं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब। और किसकी माइक है? MIM सीवान के साबिक कन्वीनर जनाबे भाई आरिफ जमाल साहब की इस ताज़ियती नशिश में मौजूद सारा हुते के ज़िम्मेदार भाई जनाब असलम साहब और मुकामी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई जनाब सरवर साहब, सालन से जनाब भाई असवर साहब, चंपारण से तशरीफ़ फरमा डॉक्टर शमीम हक साहब और इस हल्के के सभी जिम्मेदार साथियों और इस महफिल गम में शामिल मेरे भाइयों और सहाफ़ी हज़रात, ये मौका किसी तहनीकी गुफ्तगू का नहीं है। मैं इस वक्त जनाबे भाई मरहूम आरिफ जमाल साहब के गम में शरीक होने आया हूँ और उनके अहले खाना से मिलने आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी दुआ है कि अल्लाह इस शहीद को, आरिफ जमाल को शहादत का दर्जा अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जलील अता फरमाए और उस कातिल को कैफियत किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत बिहार अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। देखिए, हम और आप इंसान हैं। हमने कभी बिजली के खंभों पे तार पर लटकते हुए एक कौवे को देखा है और दर्जनों कौवे को मातम करते हुए देखा है। हम इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, सबसे अशरफ कहते हैं। और जब हमारी बस्तियों में बेवसूली होती है तो हम उसे जंगल राज कहते हैं। लेकिन सारे हक़ाइक़ आपको मालूम हैं
कि जंगली दरिंदों का घर है, और दरिंदों में भी सबसे बड़ा जो दरिंदा है सरदार शेर है। शेर भी नाहक उनकी खुराक उनके कुदरत ने जानवरों को दी है, इसलिए वो अपने पेट और अपने शिकार हुआ है। मैं समझता हूँ कि शायद दूसरी जगह पे इसकी नज़ीर नहीं हुई। हर जन के ये हल्का बिहार का तरक्की याफ्ता है और बड़े मुबारकबाद के मुश्तैक वो नौजवान जिन्होंने बिहार सरकार और हुकूमत सरकार पर, हुकूमत बिहार और हुकूमत हिंद पर अपनी रोजगार के बाढ़ की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि खुद अपने वतन से दूर जाकर उन्होंने बाल बच्चों को, ज़ईफ़ वालिदैन को छोड़कर कमाकर सबसे ज़्यादा रिमिटेंस अगर दिया स्टेट को तो इस हल्के के लोगों ने। जहाँ मुझे गलत है कि भाई आरिफ जमाल के सीने पे जालिमों ने गोलियाँ चलाई, वहीं दूसरा गम ये भी है कि बर वक्त उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका। रेलवे के उस गुमटी पर जहाँ बहुत पहले अंडरपास बन जाना चाहिए था, शायद अगर वक्त रहते वो ट्रॉमा सेंटर भी नहीं यहाँ पर जो हॉस्पिटल मुयसर था, अगर वो पहुँच गया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। ताहम हमारा यकीन है कि मौत का फैसला ऊपर होता है और मरने वाले के गम में हम शामिल हैं और हर उस शख्स को शामिल होना चाहिए। एक इंसान ये नहीं है कि जो हक और सदाकत के जंग में मारा जाए वही शहीद है, बल्कि अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने जान और अपने माल के तहफ़्फ़ुज़ में जो इंसान मारा जाता है वो शहादत के करीब होता है। और ये सच बिलावजह अब तक की जो तहकीकात सामने आई है, ये बगैर किसी कसूर की या किसी और के कसूर की वजह से मारा गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये खून नाहक है, यकीनन है कि खून नाहक रंग लाएगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। ऐसे मौके से जो दिल न टूटे और जो आँख न रोए, वो इंसानी दिल और चश्मे अबरू नहीं है बल्कि पत्थर का सिर है। हम अपने गम का इजहार करते हैं, उनके ख़ानदान के लोगों के लिए सब्र ज़मीर की दुआ करते हैं। अल्लाह न करे फिर ऐसे दिन आए और हुकूमत बिहार की ये जो नाकामी है, हुकूमत बिहार के ज़िम्मेदारों का ताल्लुक़ इस हल्के से है। बिहार के असम्बली के स्पीकर का हल्का है, इलाका है ये, लालू जी का इलाका है ये, और इस तरह बेबसी और लाचारी अगर अहम इंसानों पर हो तो बिहार में फिर गुड गवर्नेंस की बात कहने का हक कैसे पहुंचता है। ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा चैलेंज है कि जो कहते हैं कि हम करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम के बारे में हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये उनकी लफाजी कहाँ पहुँचाती है उनको। हम एक बार फिर अपने गम का इजहार करते हैं, मरहूम के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, पसमानदगान के सब्र ज़मीर की दुआ करते हैं। वक्त पर ना आ सका था उसके लिए माज़रत था है। हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब ने जनाजे में शिरकत भी की थी और मैं दरमियान में बिहार से बाहर भी था, देर से आया हूँ, माफ़ फरमाइए। लेकिन मैं बिहार की हुकूमत से कहूँगा उन तमाम तर लोगों को जो लोग इस कत्ल में शामिल हैं, इस कत्ल की साजिश में शामिल है, ऐसे तमाम तर लोगों को की सज़ा जेल के सलाखों में नहीं है बल्कि उनकी सज़ा उनकी गर्दन ज़मीनी पर है। और मेरा मुतालबा है हुकूमत बिहार से कि हम टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारे जान, माल, इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करे, और हुकूमत ऐसे मौके से जब नाकाम रहती है बतौर हर्जाना के और अपनी नाअहली के जुर्माना के तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा मरहूम की फैमिली को दे। वो यतीम बच्चे, वो बिलखती हुई बीवी, उनका सहारा कोई नहीं है। हुकूमत को ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए। अल्लाह से मरहूम के मक़बूल की दुआओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला
रख दीजिएगा। हमारे प्रेस के जो भी साथी हैं सभी चैनल यहाँ पर अपना रखते हैं। अगर आप लोग ऊपर आना चाहते हैं तो सब लोग सामने आ जाइए। सर्वर पर बैठिए। जो भी हमारे प्रेस के साथी हैं जरा सा सर्वर साहब वो अपना आप लोग जरा सा उधर से सर्वर पर आइए। और सर्वर साहब बैठिए। जो भी सवालात हमारे अब्दुल इमाम साहब सदर बिहार और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हैं, सारे साथी ऊपर आ जाएं। बैठिए आइए असलम भाई। हाँ असलम भाई एडजस्ट कर लिया है तो यार फैलने का मौका तो है। और किसी का माइक रह गया है? लड़ना भी ना हम लोग का काम है, आप लोग तो मिलकर रहते हैं। प्रेस के साथ ही इजाजत है, शुरू किया जाए। हमारे बीच मेरे दाएं में सीवान के जिला अध्यक्ष सरवर साहब हैं, छपरा के मेरे अध्यक्ष हैं। मेरे हैं कि हुकूमत कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। इसके साजिश में जो लोग शामिल हैं ऐसे तमाम तो लोगों की सज़ा जेल की सलाखों पे नहीं बल्कि उन लोगों को मौत के बदले में मौत की सज़ा दी जाए। इनके फैमिली, इनके बिलखते यतीम बच्चे और उनकी सिसकती हुई बेवा के लिए हुकूमत फौरी तौर पर 50 लाख रुपये का मुआवजा दे और उनकी बीवी को सरकारी मुलाजमत दे। चूँकि जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत इसे नाअहल अगर होती है तो उसको उसका हर्जाना और उसको जुर्माना के तौर पर यह रकम अदा करनी चाहिए। हम सीवान के सियासी समाजी कारकुनों से कहेंगे कि हम इंसान हैं, हम दरिंदे नहीं हैं। हमारे इख्तलाफात लफ्ज़ों से होंगे, हमारे इख्तलाफात अपनी बातों से होंगे। हम दलील के साथ अपनी बात मनवाएंगे, दलील के साथ दूसरे की बात मानेंगे। सियासी तौर पर हमारा कोई आदमी इख्तलाफ करे तो वो आदमी हमसे इख्तलाफ करने वाला हो सकता है, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि MIM के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग कहीं न कहीं किसी राजनीतिक घरों से उनका ताल्लुक़ होगा जो MIM के लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। MIM की तमाना आवाज़ पूरे बिहार में अक़लियतों, दलितों, मजबूरों, शोषितों और वंचितों की हिमायत में उठती है, उस आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। मैं हुकूमत बिहार से भी मुतालबा करता हूँ कि ये जमहूरियत के गला घोटने के मुतरादिफ है। एक जमाल की गिरफ्तारी, एक आरिफ जमाल की हत्या नहीं है बल्कि ये जमहूरियत की भी हत्या है कि जमहूरी अंदाज में कोई सियासी कारकुन अपनी बात को रखे तो उसको डराया और धमकाया जाए। आमतौर पे देखा जा रहा है बिहार में जिस तरीके से हत्याओं का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक हत्या है या कुछ आपसी रंजिश भी इस मामले में? देखिए, राजनीतिक हत्या से भी इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार जी ने पिछले शुरू के 5 साल जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल उसने किया था वो कहीं ना कहीं से नाअहल साबित हो रहे हैं। और इस वक्त बेटियां महफूज नहीं हैं, शराब पर पाबंदी है लेकिन शराब की नदियां बह रही हैं और अफसरों के दरमियान में जो अफसराना मिजाज आया है तो मैं ये कहूँगा कि जमहूरियत पामाल होती है तो वहाँ अय्यारी जन्म लेती है, डेमोक्रेसी चेंज होती है हिपोक्रेसी में, और जब हिपोक्रेसी नाकाम हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी आती है। और पूरे बिहार में मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी लाने में नीतीश कुमार जी ने बड़ा रोल अदा किया है। आज किसी राजनेता की नहीं चलती है, इनके अफसर बेलगाम हैं। पुलिस की वर्दी पहने हुए जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं अदा कर पा रहे हैं। आज रिश्वत का बाजार जितना पूरे बिहार में गरम है, बेटियों की, मासूम बच्चों की के साथ जो रेप हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, बैंकों में जो लूट और खसोट है, तो लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। आपने सर कहा कि खून का बदला खून, और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग अब ये बात कह रहे हैं कि यहाँ भी बुलडोजर राज लाने चाहिए। तो दोनों चीज़ें सर इस तरह आप जो बात बोल रहे हैं नहीं, क्या असर में नहीं, मैं उन वशियों में नहीं हूँ जो मैं बुलडोजर की बात करूँ। मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूँ, इसलिए अदालत का काम अदालत को करने देना चाहिए, पुलिस को अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए, आवाम को भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में करने का हक है। मैं खून के बदले खून इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अदालत और आइन में खून के बदले खून की भी गुंजाइश है। आप आने वाले दिनों में देखते होंगे कभी फांसी की सज़ा दी जाती है, इस सज़ा को खून के बदले खून की सज़ा कहते हैं। सर, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपकी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे मुल्क में जिस तरह से
एक मरहूम के गम में लोगों ने मीडिया के जरिए से जिस तरह अपने गम और गुस्से का इजहार किया, पुलिस ने दबाव में आकर फौरी तौर पर गिरफ्तारी तो की है, लेकिन पुलिस को तमाम तर साजिश को सामने में लाना चाहिए कि कत्ल किया तो किसने किया है, किन वजूहात की बुनियाद पर किया है, इस कत्ल में शामिल और साजिश में शामिल कौन कौन लोग हैं। जब तक उन तमाम तर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकती। MIM शुरू दिन से आप देख रहे होंगे कि इस गमनाक खबर को सुनते ही हम बिहार के जिम्मेदारों ने भी और कौमी सतह पर हमारे जिम्मेदार और हमारे सरपंच जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी आवाज़ उठाई है। हम इस वक्त अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि हुकूमत इस हमारे मरहूम जनाब भाई आरिफ जमाल के कातिलों को जहाँ से भी हो ढूंढ निकाले, इनके कत्ल के वजूहात को सामने में लाए और उनको करार वाकई सजा दे। आरिफ जमाल की हत्या हुई है, कई लोगों की आज ज्वाइनिंग हुई है, क्या लगता है कि MIM को जब दबाने की कोशिश की जाएगी, MIM में लोगों का हुजूम बढ़ता जाएगा और MIM उभर के सामने आएगा? कुछ वसूलों का नशा है, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, यही फी ज़माना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि जिनको वसूलों का नशा है और जिन लोगों ने भारत की सरजमीन में, मुक़द्दस सरजमीन में इंसाफ और अमन को कायम करने का इरादा ठाना है, वो शहादत से नहीं डरते। यकीनन है कि MIM के लोग डरते नहीं हैं। हत्या का मुख्य कारण जो है कि सामने नहीं आ रहा है, पुलिस क्यों नहीं लाना चाहती है? मैं तो यही कि मुतालबा कर रहा हूँ कि खानापुरी से काम नहीं चलेगा कि आपने एक दो आदमी को गिरफ्तार कर दिया और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग हो गए। आप लाइए, पुलिस के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि कातिल कौन है और कत्ल क्यों किया गया है और इस कत्ल की साजिश में कौन कौन लोग हैं। इन तमाम तर लोगों को जब तक सामने में नहीं लाती है उस वक्त तक ये दो आदमी की गिरफ्तारी लपापोती ही की जा सकती है। गिरफ्तारी जो हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई आरिफ है। जमाल की जो भाभी हैं, उनकी पारिवारिक सदस्य हैं, उनका कहना है कि इसमें प्रशासन का कहीं दोष नहीं है, जिला प्रशासन, बिहार सरकार कहीं दोष नहीं है, वो राज्य नेता भी हैं। आपका क्या, आप तो सीधा प्रशासन और मैं समझता हूँ कि किसी खातून के हवाले से बात आपने कही है, उनकी भाभी है और चलिए भाभी भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे भाई भी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे भाभी भी देखे हैं। दुनिया में मोहब्बत और जुल्म की दोनों दास्तानें जुड़ी रही हैं। मामला ये है कि शायद मोहतरमा को मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है ना। अगर चोर चोरी करे, पुलिस उसके साथ न जाए तो चोर का कसूर, पुलिस का कसूर नहीं। पुलिस की वर्दी की जिम्मेदारी बनती है आवाम के खून और पसीने के टैक्स के पैसे से, भिखारियों से टैक्स लेकर के तनख्वाह जब दी जाती है पुलिस को, तनख्वाह दी जाती है सरकारी अमले को, इसलिए दी जाती है कि दफ्तर में बैठा हुआ CO रेवेन्यू का काम करे, DM पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी संभाले, जज फैसले करे, और पुलिस को ये वर्दी इसलिए दी जाती है कि वो जालिमों के खिलाफ लड़े और अमन पसंद आवाम के जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। क्या किसी बेटी की आबरू लूट जाए तो हम कहेंगे कि रेपिस्ट कसूरवार है, पुलिस कसूरवार नहीं है? यकीनन जानिए कि जो जुल्म हुआ है जालिम कसूरवार है और पुलिस नाअहल है तो इसका भी कसूर है। आने वाले वक्त में MI से भी राजनीति की जा रही है क्योंकि उनकी भाभी RJD में है। हमने भी जब उनसे प्रश्न पूछा था कि आपके प्रदेश के कोई भी कद्दावर नेता आपके इस बुरे हालात में भी आपके घर तक नहीं पहुंचे हैं, MIM लगातार आपके साथ है, तो उन्होंने कहा था कि सरकार काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई RJD के लोग उनके साथ शामिल हैं या फिर MIM लगातार? अब मैं RJD के बारे में क्या कहूँ भाई, सवाल ये पैदा होता है, ये ज़मीन मरहूम शहाबुद्दीन साहब की सरजमीन रही है, गसुल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी नहीं। ये तो राजद का मामला रहा है। जब मरहूम शहाबुद्दीन को राजद खबरगिरी नहीं कर सकता है तो आरिफ जमाल की खबरगिरी करने आएगा? किस ख्वाब में लोग हैं? आप ऐसी उम्मीद पर रखिए उनसे। MIM में कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोग इसको मुद्दा बनाएंगे क्या? मैं मुद्दा बनाऊंगा हर इंसाफ पसंद मीडिया के साथियों को, हर वो इंसान जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो इंसान जिसकी गैरत जिंदा है, वो इसको सवाल बनाएगा, हुकूमत से सवाल पूछेगा। कत्ल किसी का भी हो, उसका ज़ात और मजहब नहीं, एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, और कत्ल और दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फरीजा है। हम इक़्तिदार की हवस के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फ़िज़ा को मोहब्बत से लबरेज करने के लिए और मुल्क के आइन के मुताबिक हुक्मरानी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वैसे साहब नहीं आए अभी तक बिहार में। सवाल ये पैदा होता है, आपके बिहार के जो चौधरी लोग नहीं आए तो उस पर आप सवाल नहीं करते। अवैसी साहब का खादिम ही आया है,
और मेरा आप भी तो लेट से आए सर। इकलौता सदर, मैं बिहार से बाहर था, है ना। कातिल तो फौरी तौर पर मस्तूल के करीब होता है, तो वही हमदर्द हो जाता है क्या? मामला ये है कि मैं बिहार से बाहर था और हाँ यकीनन कि हमारे लोग आए हैं, इंशाल्लाह मौका मिलेगा वो भी आएंगे। क्या होता है, टेलीफोन से उनके खानदान अपने तौर पर मदद करेगी। यकीनन है कि बेवा की किफालत जो हमसे हो पाएगी, बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो कुछ कर पाएंगे, और उससे बढ़कर उसकी मरहूम के खून का इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर, एक सवाल है, ये को लेकर के पूरे देश में एक समय बड़ा बवाल हुआ और अब केंद्र सरकार सीए को लेकर के फिर गंभीर है और हो सकता है कि उस पर कुछ कानून आने वाला है। उसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन से, आप ये कहेंगे कि हमने क्या सोचा है, हमने तो सोच की शुरुआत ही की थी पार्लियामेंट से, है ना। और नतीजा ये हुआ है कि हमारे कायद ने ही शुरुआत की। इंशाल्लाह अभी अमित शाह ने बयान दिया है बंगाल में जाकर कि हम इसको लागू करेंगे। इतने दिन तो ठंडे बस्ते में बांध कर रखे हैं और यकीनन है कि उनका कदम यूं ही बढ़ता, जिस जानिब बढ़ता जाएगा उस एतबार से रिएक्शन होगा। सिर्फ मैं ही क्या, पूरे देश के अमन पसंद लोग लड़ेंगे। ये मुल्क सेकुलर इंडिया है, सेकुलर इंडिया में जात और मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। इन लोगों ने सीएए एनआरसी में इन लोगों ने मुसलमानों को नज़रअंदाज करके कानून बनाया है। आसाम में अलग बात ये बोलते हैं, कलकत्ता आते हैं तो अलग बात बोलते हैं। ये हरजाई है और हम लोग देखेंगे इनके जो अक़दाम होंगे। हम लोगों में, मैं यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि हमारी तारीख रही है कि हमने नमरूद का, हामान का, फिरौन का मुकाबला किया है। वक्त के इस फिरौन का भी मुकाबला हम लोग करेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र वाकई खतरे में है? लोकतंत्र वाकई खतरे में। आप अगर दिन को अभी कहें आप कि वाकई सुबह हो गया है तो मैं तो अफसोस करूंगा। यकीनन खतरे में है। मजहबी जुनून और मजहबी पागलपन की शिकार ये हुकूमत हो रही है। ये साधु संत होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, पहाड़ी पर जाकर किसी मंदिर में बैठकर पूजा भजन करना चाहिए। वो देश की गद्दी में बैठे, देश का क्या हाल कर रखा है आप देख रहे हैं। रुपये का वैल्यू कितना गिरा है, मुल्क में बेरोजगारी कितनी बड़ी है। नोटबंदी हो या कोरोना के नाम पर बंदी हो या फिरका परस्ती की कुछ जो फैजा बनी है, तो उससे आपको क्या लगता है? नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, कल कारखाने वीरान हो गए हैं और मजहब का जुनून है। और आपको ये भी देखकर हैरत होगी कि सारे मजहबी जुनून के लिए उसने बिहार को, यूपी को चुन लिया है और सारे जो तरक्की के काम हैं वो गुजरात में करा रहे हैं। ये बड़ा अफसोस का मकाम है। हमारे नौजवानों को होश में आना चाहिए। उबलते हुए पानी में इंसान को तस्वीर नजर नहीं आती है, पानी जब थम जाता है तस्वीर नजर आती है। अभी मजहबी जोश में इन्होंने सबको पागल कर दिया है। हम देश के तमाम तर जाति और मजहब के नौजवानों से कहते हैं, ठंडे दिल से होकर सोचो कि देश की गद्दी पर एक पुजारी को बैठना चाहिए या देश की गद्दी पर एक अमन पसंद और संविधान के मुताबिक